हरिओम। हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योगा प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 24 में मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके पहले के व्याख्यान में हमने 12वां चैप्टर हमने शुरू किया था, 12वां अध्याय जैन योगा किताब 1 का 12वां अध्याय, जिसमें बताया डॉक्टर सैर जी ने दैनिक जीवन में सही तरीके कैसे हैं, और ख़ास करके ये सही तरीके जो बताएंगे वो हमें खाने और पीने के बारे में और श्वसन के बारे में ये सही तरीके बता रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें हमने इससे पहले के व्याख्यान में शुरुआत की, 2 व्याख्यानों से हमने शुरुआत की है खाने के बारे में। और इसके पहले के व्याख्यान में हमने देखा कि 4 तरह से हानि रोकने के बाद नियंत्रित भोजन व नियंत्रित नींद से भी हम स्वस्थ व तरोताज़ा रहेंगे। यानी अगर आपने नियंत्रित भोजन खाया, जैसे कि डॉक्टर सैर जी ने बताया है इस किताब में कि एक बार सिर्फ खाना है, किसके टाइम के बीच में, सुबह 10 और 2 के बीच में, लेकिन उसको धीरे धीरे करना है। भले 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन उसको उस अवधि तक आपको आना है। तो ये जो कह रहे हैं इसको कहते हैं नियंत्रित भोजन। और नियंत्रित नींद क्या बोल रहे हैं? नियंत्रित नींद यानी रात को 11 से लेकर सुबह 5 के बीच में सोना, इसको कहते हैं नियंत्रित नींद। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने 4 तरीके से जो हमारी हानि होती है, आपने आई सेंटर से, ई सेंटर से, एस सेंटर से और एम सेंटर से जो हमारा लीकेजेस होते रहता है, जो हमारा रसा होते रहता है, उसको अगर हम रोक पाते हैं, वो अगर हमारा रुक जाता है, तो नियंत्रित भोजन और नियंत्रित नींद से हम ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे। लेकिन अगर उन 4 तरीकों से हमने हानि को रोक नहीं पाए और वहाँ से कंटिन्यूसली आपकी हानि होते जा रही है और फिर आप नियंत्रित भोजन और नियंत्रित नींद से आप बरोबर से तरोताज़ा महसूस नहीं करेंगे। और ऐसा ही होता है कि लोग उपवास करते हैं और कम खाना खाते हैं, लेकिन उनका जो बाकी रसाव है, बाकी जो लीकेजेस है, उसको बंद करने का तरीका उनको पता ही नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, वो कमज़ोर महसूस करते हैं और उनका वेट लॉस होता है। लेकिन अगर हमने ये लीकेजेस को पहले रोकना है, इसलिए कह रहे हैं, इससे पहले के व्याख्यान में मैंने देखा कि पहले आपको हानि को रोकना है और फिर उपचारात्मक कदम आपको उठाने। तो हानि को रोकना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो 9वें चैप्टर में बताया था कि किस प्रकार से आई सेंटर का लीकेज होता रहता है, जब हम किसी भी विचार को सोचते हैं और हम बह जाते हैं उस विचार से, वो आई सेंटर का लीकेज है। किस प्रकार से ई सेंटर का लीकेज होता रहता है, जब हम कुछ क्या कर रहे हैं, हम लोग पास्ट में चले जाते हैं, अपने इसको बोलते हैं डेबिट अकाउंट में, यानी पास्ट के पीछे चीज़ों को सोच सोच के हम खुद को क्या करते हैं, इमोशनली अपसेट करते रहते हैं। उसको कहते हैं ई सेंटर का लीकेज। एस सेंटर का लीकेज आपको बताया था कि सेक्स से संबंधित जो भी स्त्राव लीकेज होते हैं हमारे शरीर से, उसको बोलते हैं एस सेंटर यानी सेक्स सेंटर का लीकेज। और एम सेंटर का लीकेज यानी ज़्यादा हालचाल, ज़्यादा गतिविधि करना, ज़्यादा भाग दौड़ करना, यहाँ वहाँ, वो होता है एम सेंटर का लीकेज। तो इन हानियों को हमें रोकना पड़ेगा, पहला कदम। उसके बाद अगर हम उपचारात्मक कदम लेते हैं, जैसे नियंत्रित भोजन और नियंत्रित नींद, तो उससे हमें हानि तो नहीं महसूस होगी, इनफैक्ट हम लोग बहुत ही खुद को तरोताज़ा और स्वस्थ महसूस करेंगे। हानि रोकने के बाद जैसे बताया उपचारात्मक कदम लेंगे, जिसमें पहला क्या होता है, पहला कदम आपको लेना है। अगर खाना कम करना है तो सबसे पहला क्या काम करो, सुबह 10 से पहले आप जो भी खाते हो उसको रोकना है, ये पहला टप्पा है। उसके बाद सिर्फ एक भोजन सुबह 10 और 2 के बीच में आपका मेन भोजन होना चाहिए। यह धीमे धीमे करना है, इमीडिएटली नहीं करना है कि आज तक आप कर रहे थे और फिर कल से आप कर लोगे, ऐसा नहीं। आज तक आपकी जो रूटीन लाइफ थी उसको बदलना है, तो इसको समय दें। कितना? 15 से 20 हफ्तों तक का समय दें और ज़बरदस्ती इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके, अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है और आप कर लोगे, तो उसका इस्तेमाल ना करो। दिलीप फेल हो जाएंगे। अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो उसमें फेल होने ही वाले हैं। अगर इच्छा शक्ति करने से कोशिश की तो भोजन के साथ पानी या दूसरा पेय न लें, क्योंकि क्या है, ये आपके पाचन जो जूसेस हैं उसको क्या कर देगा, वो डाइल्यूट करेगा, पाचन संबंधी तकलीफ हो जाएगी। और किसी को बताए नहीं कि आप खाने से परहेज कर रहे हैं। मैंने 4 दिन नहीं खाना खाया है ना, ऐसा, या तो कम खा रहा हूँ या 4 दिन से ये पालन कर रहा हूँ, किसी को नहीं बताएं कि आप खाने से परहेज कर। आप परहेज नहीं कर रहे हैं, आप खाली क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। जो भी गलत तरीका आपने अपनाया था अब तक, उसको आप सुधार रहे हैं। फिर दूसरे टप्पे में क्या करना है, अगले 15 से 20 हफ्तों के बीच में दोपहर और रात के बीच के भोजन का जो सेवन हम करते हैं, दोपहर के भोजन में और रात के भोजन के बीच का जो नाश्ता पानी होता है, चाय पानी, नाश्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी खाते हैं,
है ना, सैंडविच वैंडविच जो खाते हैं उसको क्या कर देना है, एकदम बंद करना है। लेकिन कभी 15 से 20 हफ्तों की कालावधि में। फिर तीसरे टप्पे में क्या करना है, अगले फिर 15 से 20 हफ्तों में क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे कम करके पूर्ण छोड़ दें रात के भोजन का सेवन। शुरुआत की थी 10 से पहले बंद करना है, फिर जो बीच में दोपहर का भोजन और रात के भोजन के बीच में जो खाते हैं उसको बंद करना है, और फिर अल्टीमेटली रात के भोजन को भी बहुत धीरे धीरे, 2 चपाती खाते थे 1.5 करो, 1.5 के बाद 1 करो, 1 के बाद आधा करो, आधा के बाद फिर 0 पे आ जाओ, और अल्टीमेटली पूर्ण तरीके से रात का भोजन भी छोड़ दें। अब केवल एक भोजन पर शरीर को आदि रखें, कौन सा, सुबह 10 और लेके दोपहर 2 के बीच में, और कभी भी कोई भी चीज आप सेवन न करें शाम 4 बजे के बाद लोकल टाइम, ठीक है। उसके बाद बता दें इस तरह एक भोजन तक आने के लिए कितना भी समय लगे, लेकिन त्याग और कमजोरी की भावना न आए। इतना समय ज्यादा लें कि आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं कोई बड़ा त्याग कर रहा हूं, मैं कोई सन्यासी हूं, मैं कोई त्यागी हूं जिसने बहुत त्याग कर दिया, और आपको उसका अहंकार मन में निर्माण हो, ऐसा भावना नहीं आनी चाहिए। और कमजोरी की भावना भी नहीं आनी चाहिए कि मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूं, फिर भी क्या कर रहा हूं, मैं अपनी इच्छा शक्ति से, क्योंकि जो ठान लिया है ना, ठान लिया है, मैंने ठान लिया है ना, अब मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा अगर मैं वापस खाने लगूंगा, तो ऐसा भी नहीं करें। तो क्या कर रहे हैं, कमजोरी भी महसूस ना हो, त्याग की भावना भी ना आए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि भूख भी नहीं लग रही है, तो फिर आराम से क्या कर सकते हैं, आप एक भोजन पे मेंटेन कर सकते हैं। अब बता रहे थे क्या, संतुलित आहार प्लस असंतुलित जीवन जीने का तरीका। संतुलित आहार यानी क्या, जो आम डॉक्टर लोग आपको बताते हैं, दिन में क्या करो, 3 बार खाओ, 8-8 घंटे पे खाना चाहिए, 3 बार मस्त, और भी सुबह का भोजन तो नाश्ता तो शेर के जैसा खाओ, फिर दोपहर का भोजन है ना गीदड़ के जैसा, फिर शाम का तो एकदम पंछी के जैसा खाओ, ऐसा बताते हैं कुछ। तो ऐसा अगर संतुलित आहार लिया भी, लेकिन अगर आपकी जिंदगी असंतुलित है, न उसमें कोई नींद का नियम है, न कुछ सोचने का नियम है, न कोई सेक्स लाइफ में नियम है, न कोई श्वसन के ऊपर कंट्रोल है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा नुकसानकारक है। किसके बदले, बुरी तरह से संतुलित आहार और संतुलित जीवन जीने का तरीका के मुकाबले। बुरी तरह से संतुलित आहार यानी अपने ही तरीकों को बुरी तरह से संतुलित बोल रहे हैं। डॉक्टर सयाजी जी जो बता रहे हैं कि मैंने जो आपको बताया है क्या, कि दिन में क्या करना है, 1 बार भोजन खा रहे हैं, जो आम लोगों को क्या लगेगा कि ये तो क्या है, बुरी तरह से संतुलित आहार है। लेकिन अगर वो आहार लेते हैं और आपकी बाकी जिंदगी क्या है, एकदम संतुलन में है, तो वो ज्यादा बेहतर है उसके मुकाबले जो पहला बताया था। क्योंकि बुरी तरह से संतुलित जिंदगी प्लस असंतुलित आहार प्लस असंतुलित नींद इज इक्वल टू जवानी में मौत। यानी जवानी में आज लोग अपनी जानें क्यों गंवा रहे हैं, हार्ट अटैक के कारण या ब्रेन स्ट्रोक के कारण या बहुत सारी दूसरी तकलीफों के कारण, वो इसलिए, या मानसिक तनाव के कारण, तो वो इसलिए क्योंकि हमारा क्या है, एक तो बुरा आहार है, बुरा तरीके का सोना है, और बुरे तरीके का क्या है, जिंदगी जीने का तरीका है। इसलिए हम लोग जल्दी उम्र में अपनी लाइफ को गंवा देते हैं। रात का भोजन जितना हो सके न लें, कुछ मामलों को छोड़कर, और उसके नियम को पालकर ही ग्रहण करें। रात का भोजन हमें क्या करना है, 4 बजे के बाद कुछ लेना नहीं है, न लें। लेकिन अगर कोई आग्रह करने को आ जाए, अष्टांग योग आश्रम में, जैन योग आश्रम का इनॉग्रेशन है, 20 दिसंबर को आपको आना है, आपको इनविटेशन मिल गया और वो फंक्शन है शाम को 6 बजे के बाद, तो क्या करेंगे भाई, बोलेंगे नहीं आएंगे, अरे आया है, जाएंगे, है ना, जाएंगे और खाएंगे भी। क्या भी है कार्यक्रम, संडे 20 दिसंबर, तो संडे शाम दोपहर को क्या करेंगे, खाना नहीं, और फिर शाम को खा लेंगे संडे को, और मंडे को पूरा दिन उपवास, और फिर सीधा ट्यूसडे को जाके दोपहर को हम खाना खाएंगे। यानी 36 घंटे का उपवास करना पड़ेगा अगर आपको किसी फंक्शन में जाके शाम को खाना भी हो तो। और उसके नियम यानी इस प्रकार से हमें फॉलो करना है, और जितना हो सकता है हमें नहीं जाना है, लेकिन ऑकेजनली जाना पड़े तो इस प्रकार का नियम फॉलो करेंगे तो आप जा पाएंगे। उसके बाद हमने देखा, ये खाने के बाद हमने देखा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन, जो मैंने आपको बताया कि क्या है, ये तो क्या है, जैन योग का क्या है, ब्रह्मास्त्र है ना। इसको पालन नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ऐसे समझो। तो ये पहला, अगर आपको कोई प्रक्रिया का अभ्यास करना है जैन योगा की, तो आपको इसका अभ्यास करना है। तो इसमें बताए थे, क्या बता रहे थे वो, कि जीवन जीने की कला जो सक्षम बनाएगी किसी को इस्तेमाल करने को मन की गतिविधि की को सहायता के रूप में इस पथ पर, यानी आपके मन को एक एक क्षण आपको इस्तेमाल करना है, मन के एक एक पार्ट को आपको इस्तेमाल करना है प्रॉपरली। इस मार्ग पे, जिस मार्ग पे आप चल पड़े हो, आध्यात्मिक क्षेत्र के इस मार्ग पे जब आप चल रहे हो, तो मन को बिल्कुल नियंत्रित में रखना है ना। तो ये आपको पल पल क्या करेगी, उसमें सहायता करेगी,
ये बहुत ही परम आवश्यक है और उसका नाम रखा है उन्होंने 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन, जिसको कहते हैं 3SRB, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। इसके 3 टप्पे हैं, है ना। 3 टप्पे कौन से हैं भाई? जैसे हम लोग प्राणायाम में बोलते हैं 3 चीजें होती है, सांस लेना पूरक, सांस रोकना कुंभक, सांस छोड़ना रेचक। तो ये वो नहीं है, इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि ये 3 टप्पे। मान ले लोग मत समझेंगे, हाँ सांस लेंगे फिर सांस रोकेंगे फिर सांस छोड़ेंगे, यानी पूरक कुंभक रेचक। नहीं, 3 टप्पे यानी 3 टप्पों में आपको इसका अभ्यास करना है। पहला टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, और तीनों के लिए नाम दिया है। पहला टप्पा है टेक्निक, यानी तकनीक सीखनी है आपको कि किस प्रकार से हम उसको करें, क्योंकि टेक्निक ही मालूम नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कैसे करना है, तो करोगे कैसे? तो वो टेक्निक मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप करते जाओगे 6 महीनों के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आपके फेफड़ों का वॉल्यूम, जिसको कहते हैं क्षमता, वो क्या हो जाएगी, घनफल यानी वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तब आप दूसरे टप्पे का इस्तेमाल कर पाओगे। तो दूसरा टप्पा यानी आपके वॉल्यूम को क्या करता है, बढ़ाता है। तो टेक्निक, फिर वॉल्यूम, और जब आपने दूसरा टप्पा भी और पहला टप्पा भी 1-2 साल तक कंटिन्यूअसली उसका अभ्यास किया, तो आपका जो श्वसन की जो लय है, जिसको कहते हैं रिदम, वो क्या हो जाएगी, परमानेंटली सेट हो जाएगी। यानी थर्मामीटर का टेम्परेचर जैसे परमानेंटली सेट हो गया कि 98 यानी 98, यानी यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, जो श्वसन की गति नॉर्मली होती है 18 से 20, वो सेट हो जाएगी क्या, 12 प्रति मिनट। जब ये सेट हो गई यानी आपकी अभी क्या हो गई, रिदम बरकरार हो गई, यानी परमानेंटली सेट हो गई। तो इसलिए कहते हैं उसको टेक्निक, वॉल्यूम एंड रिदम। तो टेक्निक, वॉल्यूम एंड रिदम को याद रखने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, TVR, ये याद रखने के लिए भाई 3 टप्पे हैं, इसको कैसे याद रखें। अब आगे, यह प्राणायाम नहीं है और CCS तक पहुंचे बिना प्राणायाम करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है प्राणायाम? क्योंकि डॉक्टर सैल जी क्लियरली बताते हैं कि प्राणायाम यानी सिर्फ श्वास पर नियंत्रण नहीं है। प्राणायाम यानी आने वाले सारे जो पूरे भी सांकेतिक आवेग, कोडेड इंपल्स जो आते हैं, आपकी तंत्रिकाओं से अंदर जाते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अंदर आते हैं, तंत्रिकाओं से ऊपर जाते हैं, ग्रे मैटर में जाते हैं, और ग्रे मैटर में जाके वो डिकोड होते हैं और उससे विचार निर्मित होते हैं। तो इन आने वाले कोडेड इंपल्स को जब आप कंट्रोल कर पाओगे, उसका आयाम करोगे, उसको कहते हैं प्राणायाम। और वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक आपने कहाँ नहीं पहुंचा है, आप क्रिटिकल सर्टन स्टेज। इसलिए प्राणायाम करना क्रिटिकल सर्टन स्टेज से पहले इम्पॉसिबल है। इसलिए ये प्राणायाम क्या है, नहीं है, ये क्या है, एक नॉर्मल श्वसन की एक तरीका है, जिसको आपको कहते हैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। इस श्वसन को प्राकृतिक बनाएं। डॉक्टर सैल जी कहते हैं इसको क्या करें, एक नैसर्गिक बनाएं। इतना उसका अभ्यास करें, इतना उसका अभ्यास करें कि आपका वो श्वसन दिन रात वही चले। प्राकृतिक यानी क्या, जो भगवान ने, प्रकृति ने हमको जन्म के दौरान, जब वो प्रकृति ने जिस तरीके से हमको भेजा है, उस ओरिजिनल स्टेट में उसको क्या करना है, लाना है, उसको प्राकृतिक बनाए। यानी आप किसी भी इफर्ट के बिना जब भी आप सांस लें तो आपके श्वसन की गति क्या होनी चाहिए, वो लेटे हो, बैठे हो, सोए हो, खड़े हो, चल रहे हो, तो भी क्या होनी चाहिए, 12 प्रति मिनट। एक्सेप्ट भाग दौड़ की तो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन नॉर्मल जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसमें आपकी श्वसन की गति 12 प्रति मिनट होना चाहिए। लेकिन वो कब होगी, जब आपने क्या किया, निरंतर अभ्यास किया। पहले टप्पे का प्रैक्टिकल अभ्यास आपको बताया था, उसमें क्या करना है, एक मोटा सा किताब लेना है, उसको अपने पेट के ऊपर रखना है, किताब का जो लोअर बॉर्डर है वो नाभि को टच होगा और किताब ऊपर रखी जाएगी। हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। करना कहाँ पे है, या तो बेड पे लेट के करना है या तो जमीन पे लेट के करना है, सतरंजी बिछा के। और फिर खाली क्या करना है, अपने सांस को देखना है। सांस अंदर आती है तो किताब ऊपर उठता है, सांस बाहर जाती है तो किताब नीचे जाता है। उसको नीचे ऊपर होने वाली लय को आपको खाली देखना है, यही पहला टप्पा है। उसमें बताया था, क्या बताया था, और कि वास्तविक स्थान जो नीचे ऊपर होता है वो क्या होता है, उसके लिए आपको मैंने बताया था, ये राइट हैंड की उंगलियां लो, 4 उंगलियां, उसको क्या करो, अपनी जो छोटी उंगली है उसको अपनी नाभि को टच करके रखो और बाकी 4 उंगलियां इस प्रकार से रखो नाभि के ऊपर। तो जो तर्जनी है यानी जो पहली इंडेक्स फिंगर है उसका जो बीच का पार्ट है उसका सेंटर लेंगे, तो वो सेंटर का जो यही जो स्थान है, ये स्थान होगा जो आपका ऊपर नीचे होगा। हर बार आपकी सांस अंदर जाएगी, ये स्थान ऊपर उठेगा और सांस बाहर जाएगी, ये स्थान क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। यहाँ तक हमने इससे पहले के व्याख्यान में कवर किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले टप्पे का अभ्यास किया जाना चाहिए 10 मिनट प्रतिदिन। ध्यान देना, बता रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बताएंगे। जैसे खाने के बारे में बताया ना, कैसे आपको कम करना है, यहाँ पे कैसे अभ्यास को आपको बढ़ाना है,
उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे कि डायरेक्टली पहले दिन से आधा घंटा मत करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसा रख के बैठोगे तो यहाँ पे कंधे दुखने लगेंगे। तो 10 मिनट से शुरुआत करना है प्रतिदिन और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाएं 5 मिनट से हर 15 दिनों में, यानी 10 मिनट से शुरू किया 15 दिन तक उसको 10 मिनट ही रखो, फिर 15 दिन के बाद 15 मिनट करो, फिर और 15 दिन के बाद 20 मिनट करो, फिर और 15 दिन के बाद 25 मिनट करो, फिर और 15 दिन के बाद क्या करो, जब तक आप कहाँ पहुँचते हो, आधे घंटे तक उसको रोज कंटिन्यूसली न कर पाए। कंटिन्यूसली आधा घंटा है नहीं, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, ऐसा नहीं, आधा घंटा आपको क्या करना है, कंटिन्यूस करना है। इसे बैठकर करें, खड़े रहकर करें और चलते समय करें और अब बिना किताब के करें। जब आपकी इतनी आदत हो जाएगी तो जब आप बैठे हैं, जब आप खड़े हैं, जब आप किधर भी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं बिना किताब के, अभी तो पहला तो हमको सपोर्ट लेना पड़ेगा, मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, आज भी उसका सपोर्ट लेता हूँ किताब का, लेकिन अब देखता हूँ कि बिना किताब के भी अगर किया ना तो 12 प्रति मिनट चलता ही है और चलना ही चाहिए। इसलिए जब आप बैठे हो, किससे बातचीत कर रहे हो, खड़े हो, चल रहे हो, तो भी क्या हो जाएगा, आपको वो लय मेंटेन हो जाएगी। धीरे धीरे इसे पूरे दिन करें और ये अब व्यायाम के रूप में न करें, क्योंकि अब ये आपका स्वाभाविक तरीका हो गया है श्वसन का। यानी जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको व्यायाम के रूप में करने की स्टार्टिंग में करना पड़ेगा कि समझो ये भी एक अभ्यास है, एक भी एक क्या है, श्वसन का व्यायाम है ना, कि आपको करना है। लेकिन बाद में जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो व्यायाम में रूप में करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नेचुरल लय आपके श्वसन का वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली, क्यों होता है ये, क्योंकि जितना भार आपको कहा था ना, भारी किताब लेना है, कितना 1.5 से 2 किलो का किताब रखना है, तो जब भार आपके पेट पे पड़ता है, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि सांस लेते तो श्वसन पटल क्या आता है, नीचे आता है, श्वास छोड़ते तो श्वसन पटल ऊपर जाता है, तो ये ऊपर नीचे आता है ना, तो भार के कारण उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहले हमको भार डाल के गति को प्रयास पूर्वक कम करना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी रिदम एस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर भार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गति अपने आप वो 12 प्रति मिनट हो जाएगी। अब आप इसे कर पाएंगे अनजाने में, फिर भी सही तरीके से। पहले आप शायद किताब रख के भी सही तरीके से ना कर पाए, लेकिन बाद में जब आपकी अभ्यास 6 महीना तक हो जाएगा और आप आधे घंटे रोज कर रहे हो, तो फिर आप अनजाने, यानी बैठे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका ध्यान भी नहीं है उस तरफ। स्टार्टिंग में ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बाद में ध्यान नहीं भी देंगे तो भी आप उसको कर पाएंगे कितने सही तरीके से। बहुत ज़्यादा दृढ़ रहें, अंदर मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं और मुझे करना भी है, क्योंकि क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है CCS, और CCS तक अगर मैं पहले टप्पे को ही नहीं ले पाऊंगा, पहले टप्पे के भी पहले टप्पे का आप अभ्यास कर रहे हैं आप, यानी आपको कहा कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग पहला करना है आपको, उसमें भी आप पहले टप्पे का अभ्यास कर रहे हो, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे यमों का अभ्यास करना है तो यमों में पहला यम बताया पतंजलि ने, अहिंसा। अहिंसा का पालन ही नहीं करोगे तो सत्य कैसे बोलोगे, है ना, फिर हस्ते चोरी नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे, है ना, फिर ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करोगे। तो इस प्रकार से अहिंसा का जैसे पालन करना है पहला यम, वैसे ही आपको 3 स्टेप रिदमिक का पहले टप्पे का क्या करनी चाहिए, महारथ हासिल करना चाहिए। उसके लिए लेकिन मन में दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। उतावले न हो, नहीं तो परिणामों के लिए, हाँ आज किया ना, कल बोलेंगे किसी को, अरे देख तो मेरा श्वसन का गति कितना हो गया, 18 है कि 16 है कि 12 है, कितना हो गया, अरे अभी भी 17 है, इतना अभ्यास किया मैंने अभी भी कम नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, ये उतावलापन होता है। तो उतावले न बने, धीरे धीरे होगा। 12 होने के लिए 6 महीना तो करो, पहले 6 महीना किया कि नहीं, एक बार वो कर लिया तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उतावलापन की। दूसरे टप्पे में, अब ये हो गया पहला टप्पा, अब दूसरे टप्पे में पहली बात तो यह बात ध्यान में रखेंगे, दूसरे टप्पे का अभ्यास अभी नहीं करना है, 6 महीने तक पहले ही टप्पे को अभ्यास करना है। इसलिए सिखाते भी नहीं हम लोग, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि आगे जाके वो आपको मदद करेगा। और दूसरी बात, आजकल के ज़माने में बताना ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि दूसरा टप्पा मैंने देखा कोरोना से फाइट करने के लिए, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। और मैंने बहुत सारे लोगों को सलाह भी दी, उन्होंने अभ्यास भी किया, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा पड़ा। इसलिए आजकल के ज़माने में अगर आप पहला टप्पा और दोनों टप्पा साथ में शुरू भी करते हैं ना, तो कोई नुकसान नहीं है। दूसरे टप्पे में यह आवश्यक होता है कि कोई एक दीवार के नज़दीक खड़ा रहे बिना उसे स्पर्श करके। ये दीवार है पीछे मेरे, हम दीवार के क्या करना है, नज़दीक जाके खड़ा रहना है, लेकिन क्या करना है, उसको स्पर्श नहीं करना है।
आपकी पीठ दीवार की तरफ रखते श्वास लें जैसे कि पहले टप्पे में लेना है। पीठ ऐसी होनी चाहिए, कैसे कि दीवार से टच करके लगा रखें आप इस प्रकार से, लेकिन दीवार को ऐसा टच नहीं कर रहे हैं, खाली नज़दीक खड़े रहें। पीठ आपकी दीवार की तरफ होनी चाहिए। जैसे आप सांस लें, अपने हाथों को अपने सर के ऊपर उठाएं जैसे कि हथेलियों का पिछला हिस्सा दीवार को स्पर्श करे। यानी आप ऐसे खड़े हैं, दीवार के नज़दीक टच नहीं कर रहे हैं, हाथों क्या करना है, इस प्रकार से उठाना है ऊपर। हथेलियों का जो पिछला हिस्सा है वो क्या होना चाहिए, दीवार को टच कर, लेकिन टच नहीं करना है, उस डायरेक्शन में जाए। तो सांस लेते वक्त क्या करना है, ऐसा सांस लेते वक्त ऐसा जाना है, और सांस छोड़ते वक्त क्या करना है, हाथों को नीचे। सांस लेते वक्त इस प्रकार से, वो भी क्या है, नेचुरली। बहुत लंबा सांस भी नहीं लेना है कि बहुत लंबा सांस लिया भी दिखाने के लिए कि मैं बहुत लंबा सांस ले रहा हूं और बहुत लंबा, क्योंकि क्या ये दीर्घ श्वसन क्या नहीं है, ये दीर्घ श्वसन नहीं है, ये क्लियरली बताया उन्होंने। फिर क्या करें, जैसे आप हाथ नीचे करेंगे श्वास छोड़ना है, इस प्रकार से ये वीडियो में दिखाया, वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो आपको मैंने प्रैक्टिकली बताया उसी तरह से करना है। वीडियो में जो दिखेगा वो थोड़ा सा धीमी गति से चलेगा आपको, लेकिन आपको करना क्या है, नॉर्मल श्वसन के हिसाब से करना है। हाथ ऊपर लेके जाना है, इस प्रकार से टच नहीं करना है, समझो स्लो मोशन चल रहा है, ऐसा समझ के चलें कि स्लो मोशन में हो रहा है। एक्चुअली करना है कि नॉर्मल जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे ही करना है, लंबा सांस लेना नहीं है, लंबा सांस छोड़ना नहीं है, लेकिन धीमी गति से, बस जैसे नॉर्मल सांस चल रहा है। और नॉर्मल सांस यानी क्या, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में आपको मैंने कहा कितना होता है भाई, 12 प्रति मिनट। तो एक सांस कितने सेकंड का हो गया, 5 सेकंड। कितना हो गया, 5 × 12 = 60 सेकंड। तो यानी आपको क्या करना चाहिए, सीधा सीधा एग्जाम्पल में बताऊंगा, सीधा सीधा प्रैक्टिकल अभ्यास, कि 3 अंकों में सांस लेना है, 2 अंकों में सांस को छोड़ना है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल, यानी 12 प्रति मिनट के लय पे आपको चलना है, लेकिन सांस लेने के लिए 3 अंक, सांस छोड़ने के लिए 2 अंक। ये आपका आदर्श, यानी जब भी मैं अभी अभ्यास टप्पे 2 का अभ्यास मैंने कोरोना काल में शुरू किया, तो उसमें 108, जैसे माला के मोती कितने होते हैं, 108। शुरुआत की थी मैंने सिर्फ 36 बार से शुरू किया और फिर 108 तक गया, यानी प्रति मिनट कितने, 12। 108 करने के लिए कितने लगते हैं, 9 मिनट। तो आपको मैं टारगेट देता हूं, ये आपको अगर करना है सेकंड टप्पे का अभ्यास, ये किताब में दिया नहीं गया है, लेकिन आपको मैंने जो प्रैक्टिकली किया आपको बताता हूं कि आप शुरू करें 36 के साथ, यानी 3 मिनट से शुरू करें। और आपको अगर टिक टिक यंत्र है घर में तो वो सबसे आदर्श है। टिक टिक यंत्र, यहाँ पे टिक 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 होता है प्रति सेकंड। तो 3 अंकों तक काउंट करें, सांस लेना है ऊपर और 2 अंकों में सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना है, लेकिन बीच में गैप नहीं लेना है। एक आवर्तन किया, 3 अंकों में लिया, 2 अंकों में छोड़ा, तो रुको, ऐसा नहीं, 3 में लिया, 2 में छोड़ा, 3 में लिया, 2 में छोड़ा, कंटिन्यूस करें। कितना मिनट तक, 3 मिनट से शुरू करें, 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं, अल्टीमेटली कहां तक आना है, 9 मिनट = 108 बार। यानी जैसे एक माला में 108 मोती होते हैं, उसके हिसाब से मैंने टारगेट बनाया कि 108 बार करना, यानी 9 मिनट का अभ्यास आप कर सकते हैं, रोज इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में सांस को रोक के न रखें, क्लियरली बताया, न पहले टप्पे में न ही दूसरे टप्पे में। दूसरे टप्पे में हम वैसे ही सांस लेते हैं जैसे पहले टप्पे में, और पेट ऊपर उठता है हमारी सांस के साथ, और हम अंदर लेते हैं जैसे कि पहले टप्पे में। जैसे यानी जैसे आप सांस लोगे ना तो पेट क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा, सांस छोड़ोगे पेट क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा, इस प्रकार से होता है। लेकिन जब हाथ पहुंचते हैं कंधों के स्तर पर, छाती को थोड़ा और सा ऊपर उठाएं, उसे छाती को थोड़ा सा और भर लें। यहाँ जैसे आप करोगे ना ऐसा, सांस ले रहे हैं ऐसा, तो जब कंधों में तो छाती और थोड़ी फूलेगी और उसको और ऊपर उठाएं तो क्या हो जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा उसमें हवा भर जाएगी। तो इस प्रकार से कंधों पे आने के बाद थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा और अंदर और हवा आपके चली जाएगी। इससे मदद होती है हाथों को कंधों के स्तर से ऊपर उठाकर, जब तक वो दीवार को नहीं छूते, यानी और छाती विस्तृत हो जाएगी और हवा आपके अंदर जाएगी। इस प्रकार से आपको ये सेकंड स्टेप का अभ्यास करना है। दूसरे टप्पे में हम छाती को के निचले हिस्से को भरते हैं। ध्यान दें, दूसरे टप्पे में क्या करते हैं, जो निचला हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा कि कोविड वाले में समय में मैंने क्यों इसका इस्तेमाल किया, जब मैंने इसको पढ़ा तो छाती के निचले हिस्से ना, और आप देखेंगे ज़्यादा करके कोविड पेशेंट्स को छाती के निचले हिस्से में बेसल न्यूमोनिया होता है। सीटी स्कैन का रिपोर्ट अगर देखेंगे ना तो आपको पैची ओपेसिटीज मिलेगी, कहाँ पे, छाती के निचले पोर्शन में। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्राणवायु भेजने के लिए हमें ये क्या कर सकता है,
मदद कर सकता है, इसलिए मैंने इसका ज़्यादा उपयोग किया। तो वही बता रहे हैं, निचले हिस्से को भरते हैं और ऊपर के हिस्से को भी भरते हैं, यानी दोनों। जो पहला है वो ज़्यादा करके ऊपर में करेगा, लेकिन जो दूसरा टप्पा है ना वो निचले के हिस्से को भरेगा ही, ऊपर के हिस्से को भी भरता है छाती के निचले हिस्से से ऊपर उठने के बाद। एक बात आप यह तरीका समझ गए, फिर दीवार के नज़दीक खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने पहले में अभ्यास किया था। जैसे पहले अभ्यास में क्या किया था, किताब की सहायता ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, दीवार के नज़दीक खड़े रह रहे थे, है ना, जैसे कोई बैलेंस बिगड़े ना। लेकिन बाद में जब आपका इसका अभ्यास हो जाएगा तो आपको दीवार के नज़दीक खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अभ्यास करें दूसरा टप्पा, बैठकर, खड़े रहकर और चलते समय, और ये संभव हो पाएगा अनजाने में भी। यानी दूसरा टप्पा भी आप जब चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाथ ऊपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपका क्या हो जाएगा, वो रिदम सेट हो जाएगा। दूसरे टप्पे की शुरुआत न करें, अब यहाँ बता रहे हैं, जब तक पहले टप्पे में महारत हासिल न हो जाए और उसे अभ्यास किया हो कम से कम कितना, 6 महीने। 6 महीने। और मैंने एक्चुअली ये कोविड टाइम में शुरू किया था अभी, यानी मेरे को 1.5 साल हुआ, उसके बाद जाके मैंने सोचा कि अब मैं इसको अभ्यास करके देखूँ, क्योंकि समय ज़्यादा है ना, कोविड में करेंगे आदमी, है ही समय है ना। तो चलो कोई नया नया अभ्यास करके देखो, और उसका फिर उपयोग भी हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि दूसरे टप्पे का अभ्यास कम से कम पहला टप्पे का अभ्यास 6 में ना करें, लेकिन आपको अगर कोविड टाइम में उसका यूज़ करना है तो 7 में शुरू करें। लेकिन ऐसा मत समझें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, अरे प्रगत अभ्यास किया तो फिर प्राथमिक अभ्यास करने की क्या जरूरत है, यानी मैं तो सेकंड टप्पे का अभ्यास कर रहा हूँ, फिर मैं पहले टप्पे का अभ्यास क्यों करूँ, वो स्लेट के बोर्डिंग लगता है, खड़े रह के थोड़ा मुझे अच्छा लगता है तो मैं यही करूँगा, पहला टप्पा नहीं करूँगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, जब आपने पहले टप्पे का अभ्यास क्या किया, कम से कम 6 महीना किया है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। पहला टप्पा किताब के साथ था, आपको अनुभूति देने के लिए क्या, श्वास का छाती के निचले हिस्से में, और ये दीवार के सामने खड़े रहकर दूसरे टप्पे में अब आपको अनुभूति देगा श्वास के छाती के ऊपर के हिस्से में। यहाँ पे बता रहे हैं छाती का नीचे हिस्सा ऊपर हिस्सा, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग दोनों हिस्से भरते हैं, खास करके टप्पे 2 से। टप्पे 2 में मैंने देखा है कि छाती का निचला हिस्सा ऊपर का हिस्सा दोनों होता है। टप्पे 1 में आपका क्या करता है, निचला हिस्सा भरता है, और टप्पे 2 में ऊपर का भी हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों यहाँ पे भरते हैं। दोनों टप्पे इकट्ठे, यानी हम श्वास ले रहे हैं और विस्तृत कर रहे हैं, नीचे और ऊपर की पसलियों को भी दोनों एक साथ, यानी ऊपर की पसलियां भी और नीचे की पसलियां दोनों क्या हो रहे हैं, अंदर बाहर आ रहे हैं, उनकी विस्तृतपना और सिकुड़ना दोनों चलता है। एक्सपांड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपांड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, दोनों ऊपर और नीचे की। तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। पूरे फेफड़ों की क्या बनती है, आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है। किसी भी अवस्था में सांस को रोके ना, कुंभक न करें। ध्यान दें कि हमको रोकना है, 2 सेकंड रोकते हैं, शायद फायदा ज़्यादा पड़ेगा, है ना, हमने सुना है ऐसा, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास न करें गहरी सांस लेने का, और गहरी सांस लेने का भी प्रयास न करें। जो नॉर्मल नैसर्गिक सांस है उसके हिसाब से चलें, क्योंकि नॉर्मल नैसर्गिक सांस के हिसाब से भी अगर लोगे तो 2 सेकंड में लेते हैं, 2 सेकंड में छोड़ते हैं, यानी कितना हो गया, 15 से 18 सांस प्रति मिनट, यहाँ 18 से 20 सांस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 सेकंड में लेना है और 2 सेकंड में छोड़ना है। तो एज गुड एज प्राकृतिक सांस ही लेनी है, दीर्घ श्वसन का अभ्यास नहीं करना है। इसे व्यायाम के जैसे न करें, लेकिन एक सामान्य श्वसन की तरह, और प्रयास करें इस प्रकार का श्वसन करने का पूरे दिन। पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा इसका, और आधा घंटा जो अभ्यास करेंगे उसको लाना है पूरे दिन के आपके नैसर्गिक श्वास में, आपको ऑब्जर्व करते रहना है। जैसे वहां पे बताया था कि दिन में अपने को क्या करना है, कितनी बार अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है, डॉक्टर सैनी जी बताते थे 20 बार आपको देखना है कि आपके मन में विचार। तो यहाँ पे भी आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा कि कैसे मेरे सांस की लय चल रही है ना, तो उसको करना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है उसको। अपने नीचे या ऊपर वाली छाती की पसलियों को विस्तृत न करें, जैसे कि दीर्घ श्वसन में करते हैं। दीर्घ श्वसन में हम लंबा सांस लेते हैं, लंबा, यानी इसको जबरदस्ती विस्तृत करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वो करना नहीं है। यह केवल सही श्वसन है और न कि दीर्घ श्वसन, न कि दीर्घ श्वसन है, न ही ये प्राणायाम है। ये खाली क्या कर रहे हैं आप, करेक्शन ऑफ द अबनॉर्मल ब्रीदिंग। जो हमने अबनॉर्मल तरीका अपना लिया है, जैसे जैसे हम बड़े हो गए, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और बताएंगे आगे कि बचपन में जब हम पैदा हुए थे तो ऐसी तरह से ब्रीदिंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम जैसे बड़े गए ना, हमारी जैसे बुरी आदतें हमको लग जाती है, तो ये श्वसन की भी क्या हो गई है, एक बुरी आदत हमको लग गई जो कि नैसर्गिक नहीं है। तो आप कुछ नई चीज नहीं कर रहे हो, आप खाली उसको सुधार रहे हो। जो आपका
कुदर गए थे, यानी जो खराब हो गए थे आपका श्वसन की ब्रीदिंग का तरीका, तो उसको क्या कर रहे हो आप, सुधार रहे हो। समय निकालें पहले और दूसरे टप्पों को एक साथ में महारत हासिल करने के लिए, कुशल बनने के लिए। यानी एक का अभ्यास करें 6 महीना, फिर दूसरे का अभ्यास करें 6 महीना, दोनों को क्या करें, एकदम मास्टरी हासिल करें। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भाई, तीसरा टप्पा कोई टारगेट नहीं है, तीसरा टप्पा ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओगे, बिकॉज आपका रिदम क्या हो जाएगा, अभी 12 प्रति मिनट अपने आप सेट हो जाएगा। सबसे अच्छा अध्ययन है, निरीक्षण करें एक बच्चे को जो लगभग 1 या 2 साल का हो और देखें जब वो समतल पीठ के बल सोया हुआ हो। एक नया जन्म पैदा हुआ बच्चा 6 महीने का या 12 महीने के अंदर, वो जब पीठ के बल, ज़्यादा करके देखो बच्चे पीठ के बल सो जाते हैं, तो उसको उसकी थोड़ी बनियान क्या करो, ऊपर करो और उसको देखो आप कि वो कैसे सांस ले रहा है, छाती से कैसे सांस ले रहा है, पेट कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसको क्या करना है, निरीक्षण करें। ये स्वाभाविक तरीका है जो हर बच्चा सांस लेता है जन्म से। यानी हम सब जब पैदा हुए थे तो इसी तरह से सांस लेते थे। कैसे कि सांस लिया, पेट ऊपर, सांस छोड़ा, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट का हलचल। ज़्यादा करके हमारी क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। और जो हमारी छाती की सांस रहती है ना, वो क्या होती है, उथली हुई सांस रहती है, उसको बोलते हैं शैलो ब्रीदिंग, जिसमें प्राणवायु आपको बराबर से अंदर मिलती नहीं है। तो यही देखना है, क्योंकि ये स्वाभाविक तरीका है जिससे हम लोग पैदा हुए थे। खाली क्या फर्क होता है कि बच्चे का जो लय होता है ना, वो फास्ट होता है। जैसे बच्चे का पल्स रेट देखेंगे ना, हमारा कितना है पल्स रेट प्रति मिनट, 72। तो बच्चे का देखेंगे तो वो 100 तक भी रहता है नॉर्मल। तो उसकी हार्ट रेट भी ज़्यादा रहती है, उसकी श्वास की गति भी रहती है, लेकिन श्वास का तरीका ऐसा ही रहता है। गति में भले फर्क होगा, लेकिन जो तरीका है वो कैसा होता है, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जैसा। जैसा बच्चा बड़ा होता है वो बदल देता है सही तरीकों को दुनिया के गलत तरीके में। वही बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो हम लोग को जैसे दूसरी बुरी आदतें लग जाती है, खाने पीने की, सोने की, सेक्स की वगैरह की, तो इस प्रकार से हमारा श्वसन भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसी को तो चेंज करना है, पूरा ज़ेन योगा उसी को तो चेंज करने की बात कर रहा है कि आपकी जो बिगड़ी हुई आदतें हैं इनको सुधारोगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, इनको सुधारोगे तो मन का जो पहला भाग है, खंड 1 है, वो सुधरेगा, उसमें सामंजस्य आएगा। उसमें सामंजस्य आएगा तो क्या होगा, आपका उच्च खंड सुधरेगा। वो सुधरेगा तो क्या होगा, आप धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास कर पाओगे, जो अभी सर फोड़ोगे तो भी नहीं कर पाओगे इस मन के साथ। कौन से, खंड 1 के साथ, यानी IESM के साथ। प्रकृति चाहती है कि हम श्वास लें, जैसा इस अध्याय में समझाया गया है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आपकी बिगड़ी हुई आदत क्या हो जाए, सुधरे। इसलिए हमको उसने क्या दिया है, ज़ेन योगा के रूप में हमें हीरा मिला है, जो हमें बताता है कि आप कैसे अपने सांस को सुधारो। उसके लिए कोई बड़ी मेहनत के लिए भी नहीं बना है कि जाके पहाड़ पे बैठना पड़ेगा, साधु महात्मा बनना पड़ेगा, चोला बदलना पड़ेगा, तब आपका सांस बदलेगा। नहीं, यहीं पे रहो, अपने घर पे रहो, शतरंजी ले लो, लेट जाओ, किताब को पेट पे रखो, अभ्यास करो 6 महीना, आपका श्वास बदल जाएगा। श्वास बदली तो है ना, नजर बदली तो नज़ारे बदले, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल जाएंगे, अगर आपने ये अभ्यास किया तो। बच्चा छोटा होता है और उसका विकास दर उस उम्र में जबरदस्त होता है और उसे अपनी निर्धारित लय होती है। जब छोटा होता है ना, तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, बहुत आपको बताया था ना, हमारी ग्रोथ कब तक चलती है भाई, कौन से साल तक चलती है, 21 साल तक। तो बच्चे की ग्रोथ होती रहती है, इसलिए उसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, उसको कहते हैं शरीर का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ज़्यादा सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो उसकी गति क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन क्या है, लय क्या होती है, निर्धारित होती है। लय यानी रिदम जो है ना, इसमें होती है। वो व्यक्ति जिन्होंने 21 साल पूरे कर लिए हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि पूरी हो चुकी है, और हालांकि उनके शरीर का आकार बड़ा होता है, एक बच्चे के शरीर के आकार के मुकाबले शारीरिक वृद्धि वैसे तो क्या होती है, शून्य, कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन बच्चों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, श्वसन की गति उनको फास्ट होती है। हमारी श्वसन की गति फास्ट होती है क्योंकि हमारी शरीर की वृद्धि हो चुकी है। श्वसन की लय इसलिए अलग अलग हमारे में होती है, इसलिए वो तीसरा टप्पा होता है जहां पे हम अलग होंगे एक बच्चे के श्वसन की लय के। हालांकि तकनीक में नहीं, टेक्निक्स तो नहीं रहेगी, लेकिन हमारा क्या होगा, जब हम तीसरा टप्पा में महारत हासिल करेंगे, तीसरा टप्पा यानी क्या, आपकी लय अभी निर्माण हो गई 12 प्रति मिनट, तो वो हमको अलग करेगा बच्चों की लय के मुताबिक। टेक्निक दोनों की सेम है, लेकिन हम क्या करेंगे, 12 प्रति मिनट लेंगे और बच्चे कितना लेंगे, 20-25 प्रति मिनट सांस।
टेक्निक सेम होगी दोनों की, लेकिन क्या है जब हम तीसरे टप्पे में पहुंचेंगे, दूसरे और पहले टप्पे में तो हमारी टेक्निक ही क्या है, खराब है, भले हमारी लय भले कम भी हो लेकिन टेक्निक खराब है। अब हम जब उसको फिक्स कर लेंगे ना तो हमारी टेक्निक सेम हो जाएगी और क्या हो जाएगी, सिर्फ रेट हमारा कम होगा बच्चों के हिसाब से। 12 महीने के 3 टप्पों लयबद्ध श्वसन के बाद हमारा पूरा शरीर पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि 12 महीना का आप उसको अभ्यास देना है, 6 महीना पहला टप्पा, 6 महीना दूसरा टप्पा। जब आप दोनों का अभ्यास करोगे और दोनों में क्या करोगे, महारत हासिल करोगे, तो आपके शरीर पर्याप्त मात्रा में यानी बहुत ही अच्छी तरह से आपका क्या होगा, शरीर परिवर्तित हो जाएगा, यानी पूरी चेंजेस हो जाएंगी। ये बदलाव हमारे भीतर होगा, लेकिन फिर भी हमेशा उससे हम महसूस कर पाएंगे। बाहर वाला कोई महसूस करे ना करे, उस दिन मैं आपको बताया था कि जब तक आपने जेड योगा यूनिट्स प्रॉपर मात्रा में अंदर असम्मिलित नहीं किए, अंदर आपने जमा नहीं किए, तब तक बाहर से आप में कोई चेंजेस आएंगी नहीं। लेकिन अंदर आप फील कर पाओगे कि किस प्रकार से मैं पहले सोचता था और किस प्रकार से अभी मेरी सोच है, उसमें किस प्रकार से जमीन आसमान का फर्क है। ये बाहर वाला महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन आप खुद अपने शरीर में जो चेंजेस हुई है उसको महसूस कर पाओगे। इसे बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि हमने अभी लगाई है नई लय पूरे प्रणाली पर और अधीन किया है हर आउंस खून का और हर कोशिका खून की इस नए लय पर, यानी जो नई रिदम हमने स्थापित की है 12 प्रति मिनट, हमारे हर कोशिका के ऊपर उसका असर पड़ता है, हमारे हर खून के हर आउंस पर उसका असर पड़ता है। तो जिससे क्या हो जाएगा, वो पूरी रूपांतरित हो जाती हैं, यानी जो पूरी जूनी कोशिकाएं थी जिसमें हम जूने संस्कार लेके घूम रहे थे, वो क्या हो जाएगी, अभी बदल जाएगी नई कोशिकाओं से जिसमें नए संस्कार होंगे, उनकी वासनाएं अलग होगी, जिससे क्या हो जाएगा, हम अपने में परिवर्तन महसूस कर पाएंगे। लगातार कोशिकाएं बदलती जाती है, नई कोशिकाएं जन्म लेंगी। इस नई लय के साथ जो पहली कोशिकाएं थी वो जाएंगी, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि कोशिकाओं क्या होती है, निरंतर क्या होती है, बदलते रहती है। एक कोशिका जाएगी, मरेगी, दूसरी कोशिका उसको रिप्लेस करेगी। तो जो नई कोशिका इस नए लय के साथ रिप्लेस करेगी, उसमें संस्कार अलग होंगे और आपकी सोच क्या हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, जिससे आपका IESM का रेशियो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस तरफ चलेगा। कहां से? 2482 से लेके 5221 की तरफ। उसी के साथ, लेकिन ध्यान देना, उसके साथ और बता दें, हम बदल रहे हैं हमारी खाने की आदतों को, जैसे पहला समझाया गया, और हमारे सोने की आदतों को और घंटों को भी। यानी आप ऐसा मत समझना कि खाली 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग किया, नहीं, उसके साथ साथ आपको इसको भी करना है। खाने के ऊपर भी क्या करना है, धीरे 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 बदलाव करना है, और सोने के घंटों में भी क्या करना है, धीरे 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 बदलाव। तीनों एक साथ करेंगे तो परिणाम कोई बहुत बढ़िया हो जाएंगे, यानी आप उस अवस्था तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे। ये सब हालांकि धीमा और थोड़ा थोड़ा है, ये वैसा होगा जैसे अंधेरे घंटों के बाद, ध्यान से देखना कितना बढ़िया बता रहे हैं, ये वैसा ही होगा कि अंधेरे घंटों के बाद बोर, जो कि निश्चित रूप से हालांकि धीमे धीमे सुबह की महिमा में फूटेगी। आपने देखा होगा रात को कभी सुबह को उठ के देखो, 4 बजे अंधेरा रहता है, 5 बजे अंधेरा, लेकिन 5 साढ़े 5 के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो अंधेरा बोर में फूट के क्या हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। तो आप जैसे धीरे धीरे अपने अभ्यास करते जाओगे, क्या किया, नींद के ऊपर नियंत्रण किया, खाने के ऊपर नियंत्रण किया, श्वसन के ऊपर नियंत्रण किया, जो अंधेरे में हम जी रहे थे वो धीरे धीरे प्रकाश में उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। शरीर का पूरा नवीनीकरण होगा सर से पांव तक, क्योंकि पूरी कोशिकाएं क्या हो रही है, इस नए लय के साथ अभी क्या हो रहे हैं, नए लय के साथ आपकी निर्माण हो रही है। कैसे हमें मालूम हो कि क्या हम ले रहे हैं 3 टप्पे सही तरीके से, कैसे मालूम पड़े कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, उसका भी बता रहे हैं। देखो कितना डिटेल में बताया, इसलिए कहा ना, ये क्या है, ब्रह्म अस्त्र है, जिसको डॉक्टर सैर जी ने इतना गहराई से बताया है, और इतना गहराई से बताने के बाद वो फिर बार बार उल्लेख करेंगे, 10 बार 20 बार इसी अध्याय, यानी पार्ट 1 में भी करेंगे, पार्ट 2 में तो करेंगे ही करेंगे, और एडवांस जैन योगा में भी उसका अभ्यास बता देंगे कि करना ही चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, हम सही तरीके से कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। और अगर नाभि के नीचे कोई भी हालचाल नहीं हो रही, आपको मैंने बताया था कि जब किताब पेट के ऊपर रखोगे नाभि के ऊपर, तो नाभि के नीचे की कोई हालचाल नहीं होनी चाहिए, और छाती की भी हालचाल ज्यादा नहीं, ये बाघ ऊपर उठना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो वही बता रहे हैं, हमें मिलेगी क्या, ऐसा अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगी गहरी लंबी बाहर जाती हुई सांस हर 15वीं या 12वीं श्वास पहले की अवस्थाओं में, और बाद में जब महारत हासिल हो जाएगा तो ये होगी हर 9वीं सांस।
यानी जब आप ले रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आपकी स्टार्टिंग में जब आप अभी पहला टप्पे का अभ्यास कर रहे हो, दूसरे टप्पे का, अभी तक महारत हासिल हुआ नहीं है, तो आपकी एवरी 15th सांस जो आप बाहर जा रही है वो क्या होगी? लंबी होगी। पहले 12वीं या तो 15वीं, लेकिन आप जब महारत हासिल कर लोगे, यानी अभी 12 प्रति मिनट आपका सेट हो गई रिदम, तो 12 में से जो 9वीं सांस होगी, है ना, 1 मिनट में 12 सांस, जो 9th ब्रेथ होगी उसकी जब आप सांस छोड़ोगे ना, तो आपको महसूस होगा वो क्या है? लंबी छोड़ रहे हैं। यानी उसका मतलब है कि आपकी टेक्निक बरोबर है और आपकी रिदम अभी क्या हो गई है? सेट हो चुकी है। बहुत ही स्पष्ट विचार पाने के लिए हमारी नाभि, छाती के निचले और ऊपर के हिस्से के बारे में और बता रहे हैं, और एक चीज बता रहे हैं कि कैसे आपको मालूम पड़े कि छाती का निचला ऐसा, नाभि का ऐसा, फेफड़े का ऊपर का ऐसा, ये कैसे मालूम पड़े? उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें समुद्र तट पर जाना चाहिए। एक बीच पे जाओ। कौन सी बीच पे जाओगे भाई? कोई भी जाओ, मरीना बीच जाओ चेन्नई में, या इधर मुंबई में जाओ, कोरई बीच पे जाओ, या जू बीच पे जाओ, कहाँ पे भी जाओ, कोई भी एक बीच सिलेक्ट कर लो। समुद्र तट पे जाना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए समुद्र को ज्वार के दौरान, हाई टाइड के दौरान। ज्वार बताया था ना आपको, ज्वार बाटा, बाटा यानी लो टाइड, हाई टाइड यानी ज्वार। तो जब हाई टाइड होती है तब उसको देखो कि किस प्रकार। अलीबाग के बीच में गए हम लोग, बीच में गए थे तो हाई टाइड चल रही थी, तो उसमें देखना है आपको किस प्रकार से वो छोलियाँ आती हैं, यानी वो लहरें आती हैं ना, उसको देखोगे तो आपको छाती का निचला भाग, छाती का ऊपर का भाग और नाभि का भाग, ये आपको समझेगा किस प्रकार से, उसको देख के आपको अनुभव होगा किस प्रकार से। ध्यान से देखें और आपको पता चल जाएगा कि या तो 9वीं या तो 12वीं लहर लंबी होगी, यानी बहा ले जाएगी किनारे को अपनी तरफ। ये है छाती का हिस्सा नाभि के नज़दीक, यानी नाभि के नज़दीक का हिस्सा ये क्या है? जो आपकी जो लहर आ रही है ना, वो 9वीं या 12वीं लहर होगी। आपने देखा ना, कभी कभी हम लोग खड़े रहते हैं तो पानी हमको छूता भी नहीं, और कभी कभी ऐसी जोर से लहर आ जाती है कि हमको पानी बहा के लेके जाते हैं आगे, तो वो क्या होगी? 9वीं या तो 12वीं लहर होगी जो पानी को बहा के लेके जाती है किनारे पे। ये आपका हो गया छाती के नाभि का हिस्सा। इसको कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आइए। यानी हर 9वीं लहर आपकी क्या होगी? हर 9वीं सांस आपकी बाहर जाती हुई क्या हो जाएगी? गहरी, और ज्यादा आप फेंकेंगे उसको बाहर। तो वही कह रहे हैं, निगाह रखें मध्य समुद्र की लहरों में। अब आपने किनारे को देख लिया, अब जाओ मध्य समुद्र की लहरों में, है ना, मिडवे। तो और वो होंगी पहला व दूसरा टप्पा साथ में, यानी पहला टूटा टप्पा साथ में करेंगे ना, तो वो मध्य समुद्र की लहरें, उसको आपको कंपेयर करके बता रहे हैं। नीचे की और ऊपर की छाती ऊपर उठ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं एक साथ, यानी दोनों टप्पे जब एक साथ इस्तेमाल करोगे ना, जब आप तो दोनों टप्पे एक साथ जब हो रहे, तो वो जब छाती की ऊपर नीचे हालचाल होगी ना, नीचे की छाती और ऊपर की छाती, वो होगी आपकी मध्य समुद्र की लहरें। किनारे पे करोगे तो नाभि, मध्य समुद्र की लहरें यानी ऊपर और नीचे का दोनों का भाग। समुद्र को देखें दूर तक। अब आपने क्या किया? पहले किनारा देखा, फिर बीच का देखा, फिर बहुत दूर तक देखा। जब आप देखते हैं भाई वो सनसेट हो रहा है, इतना दूर तक जितनी आपकी निगाह जा सकती है वहां पे देखें, और आप देखेंगे बहुत कम ऊपर उठना और नीचे उठ जाना। नजदीक होता है तो ऊपर उठना जाना, ज्यादा लहरें दिखाई देती है, बहुत दूर आपको बहुत कम दिखाई देंगी, और केवल कुछ सफेद जाग, ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी जाग उठ रही है, बस इतना। अथवा छोटी तरंग यात्रा करती है और विलय होती है बीच समुद्र के साथ। यह सुदृष्ट होती है सबसे ऊपर के हिस्से से, हमारी छाती के, और संकीर्ण भाग हमारे फेफड़ों का, जो कि अलग है, व्यापक है और अपार क्षेत्र मध्य और निचले फेफड़ों से। यानी निचले और बीच का जो ये जो निचला पोर्शन है फेफड़ों का और बीच का पोर्शन है, ये जो होता है ना, ये बहुत ही संकीर्ण होता है। अगर आपने एक फेफड़ों की क्षमता देखी तो ऐसा होता है, ऐसा, यानी एक बड़ा पत्थर हो, ऊपर से नोक होती है, नीचे से बेस क्या होता है? ब्रॉड होता है। तो जो नुकीला भाग है ये छाती का क्या है? ऊपर का भाग है। तो जब आप बहुत दूर देखते हो और वहां पे थोड़ी थोड़ी लहरें उठती है और उसमें ज्यादा जाग दिखती है आपको, वो क्या है? सदृश्य है आपके फेफड़ों के ऊपर के हिस्से से। मध्य समुद्र की लहरें ऊपर और नीचे के हिस्से से, और जो किनारे पे है वो क्या है? आपका नाभि, वो जैसे ऊपर उठ रही है, इस प्रकार से वो समुद्र की लहरों से कंपेयर करें। तो कभी जाएं कभी बीच पे तो इसको जरूर ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, अभ्यास करें, दोहराएं और जांच करें। वो कह रहे हैं बार बार खुद को निरीक्षण करो कि आप बरोबर कर रहे हैं कि नहीं, अभ्यास करो और क्या करो? जांच करो कि आप बरोबर कर रहे हो कि नहीं, उसको करें। उत्साहित रहें, हमेशा क्या रहें? इस अभ्यास के करने के लिए मन में उत्साह होना चाहिए, गहरी लगाव होना चाहिए, डीप इंटरेस्ट होना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन में हमने देखा था
कि डीप इंटरेस्ट होगा तो उत्साह होगा, उत्साह होगा तो करोगे, नहीं तो करोगे ही नहीं, बताएं कितना भी, सर के ऊपर चला जाएगा, घर में जाकर कुछ नहीं करोगे। तो डीप इंटरेस्ट निर्माण करें, उत्साह लाएं, आडंबर रहित हो, विनीत हो और शांत रहें। कोई अहंकार न जताएं कि मैं देखो अभी मस्त हो गया हूं, मैं ज़ेन योगी हो गया हूं, क्योंकि मैं तो रोज आधा घंटा अभ्यास कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बदल गया हूं, सर से लेके पांव तक बदल गया हूं मैं। तो ऐसा आडंबर न जताएं और शांत रहें, और सबसे ऊपर रुकिए बड़े धैर्य के साथ परिणामों के लिए। परिणामों के लिए घाई न करें, आज किया कल परिणाम मिल जाएंगे, नहीं सोचें ऐसा। आराम से शांत रहें, धैर्य रखें, परिणाम आने ही वाले हैं, लेकिन पहले अपना कर्म तो करो, और कर्म में जो बात बताई गई है उसको तो फॉलो करो। 6 महीना पहला टप्पा, 6 महीना दूसरा टप्पा, कम से कम आधा घंटा। आपने बोला 10 मिनट, हम 10 मिनट करते हैं, और लेकिन 10 मिनट को बढ़ाने के लिए बोला ना, हर 5 मिनट बढ़ाओ 15-15 दिन में, उसको भूल गए। नहीं, आपने बोला ना 10 मिनट, हम 10 मिनट करते हैं, कभी कभी 5 मिनट करते हैं, कभी कभी करते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आधा घंटा पहुंच गए तो फिर वापस 10 मिनट पे नहीं आना है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन में आगे बढ़ते हुए सुधारात्मक तरीकों को प्रस्तावित करना है। अब वो महावाक्य बताएंगे यहाँ पे आपको, 11 महावाक्य हैं ज़ेन योगा के, जिसको आपको स्थापित करना है 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन के साथ। वो बता रहे हैं प्रस्तावित करना है, और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, यानी जब हम प्रस्तावित कर रहे हैं आवेगों को हमारे शरीर के भीतर। आप समझ रहे बात को, कि ये जो सुधारात्मक तरीके हैं, जो महावाक्य हैं ज़ेन योगा के, जैसे होते हैं ना महावाक्य, गीता के कुछ महान वाक्य है ना, किसी बड़े बड़े ग्रंथों के वाक्य, या बड़े गुरुओं के कुछ बोली, उन्होंने मुंह से कुछ वाणी निकाली, उसको कहते हैं महावाक्य, है ना। या तो 10 कमांड्समेंट बोलते हैं, है ना, क्रिश्चियन लोगों में 10 कमांड्समेंट होता है, या 5 यम 5 नियम हिंदुओं में, है ना। तो इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से ही ज़ेन योगा के क्या है, महावाक्य, उसको आपको स्थापित करना है, अंदर लाना है। कभी जब आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सांस के साथ साथ आप कर रहे हो, बाहर से कोडेड इंपल्स भी क्या कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, जो आपको डिकोडेड विचार बनाएगी। तो जब आप कोडेड इंपल्स अंदर मन में ले रहे हो, अंदर भीतर ले रहे हो, उस समय अगर आप इन विचारों को क्या करोगे, दोहराओगे, तो उसके साथ ये कन्वर्ट होंगे, आपके विचारों की श्रृंखला क्या हो जाएगी, बदल, यानी डिकोडिंग क्या हो जाएगी। जो नॉर्मली अबनॉर्मल डिकोडिंग होकर हमारे अबनॉर्मल विचार निर्माण होते हैं, तो विचारों की क्या होता है कि जो मेन गुणवत्ता है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए आपको इस समय पे करना है, जब आप 3 स्टेप का अभ्यास कर रहे हो, तभी उन 11 में से कोई भी एक विचार को क्या करो, आप मन में दोहराओ। चुने कोई भी शांत आधा घंटा, घर में अथवा बस में या ट्रेन में अथवा ऑफिस में। हम लोग बैठे रहते हैं ऐसे ही, बस में बैठे हैं, कभी कुछ नहीं, मोबाइल में बैठे रहेंगे, टाइम पास करेंगे, ट्रेन में बातचीत करेंगे, क्या वाशु कैसा है, ऐसा है, कहाँ पे काम करते हो, दूसरों से बातचीत करना शुरू। अरे उस समय करना है, जब आप बस में बैठे हो, जब आप ट्रेन में बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो ऑफिस के बाहर, तब क्या करें, मन ही मन, क्योंकि अभी आपकी क्या हो गई है, रिदम निर्माण हो गई है। आपने क्या किया, 1 साल का 3 स्टेप का अभ्यास कर लिया है, अब आपकी लय निर्माण हो चुकी है। प्रत्येक मिनट में आप कितना ले रहे हो सांस, 12 प्रति मिनट। उस समय पे इन विचारों को क्या करना है, अंदर आपको मन ही मन दोहराना है। ब्रेक के घंटे में जो भी सुविधाजनक हो, यहाँ पे आके बैठते हैं, कभी कभी लेक्चर को 10 मिनट पहले आ गए, चलो क्या करना है, सुधारात्मक तरीके, उससे हमको क्या करना है, जुड़ना है। और क्या करें, दोहराए मन में कोई भी एक निम्नलिखित विचारों में से, वो निर्भर करता है आपकी पसंद के ऊपर। इसलिए हम लोग ने कहा है, डॉक्टर वाशु जी को मैंने कहा है कि 11 विचार मैं एक बड़ी दीवार पे रख के रखूंगा, और ये दीवार पे नहीं रख के रखूंगा, हमारा एक जो ड्रिफ्ट रूम बना है, ड्रिफ्ट वॉचिंग रूम, उसके अंदर भी मैं 11 विचार दीवार पे लिख के रखूंगा। अंदर बैठो बाहर बैठो, याद नहीं है, अरे याद नहीं, भूल गया, और भूल गया तो क्या, सामने लिखा है देखो, उसमें से कौन सा अच्छा लगता है, उसको क्या करो, मन ही मन उसको दोहराओ। आश्रम में हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। तो बता रहे हैं 11 विचार, अब इसमें से 11 विचार आपको बताएंगे, आपको जो पसंद आए उसको ले लो, उसी को मन में दोहराना। तो पहला विचार क्या है, जो इंद्रियों के बंधन से आज़ाद हो जाता है वो भौतिक संबंधों से ऊपर उठ जाता है, ये पहला विचार। अब उस दिन मैंने किसी मराठी सर को किताब दिया, तो उसने ये विचार इमीडिएटली ले लिया और उसने अपने सब व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया कि जो इंद्रियों के बंधन से, कितना महान विचार है। देखो गहराई से देखोगे ना, इंद्रियों के बंधन से मुक्त, वो भौतिक संबंधों से क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। यानी हमें भौतिक संबंधों से हम जुड़े क्यों हैं, अपने रिलेटिव्स, नातेवाईक, फ्रेंड से हम जुड़े क्यों होते हैं, उनके प्रति हमारा मोह क्यों रहता है, क्योंकि इंद्रियां हमको बांध के रखती हैं।
ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं जिसकी वजह से हमें मोह निर्माण होता है और हम इनसे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आप इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो गए, इंद्रियां अभी आपको तंग नहीं करती है, इंद्रियां आपको मन को खींचती नहीं है। इनफैक्ट आपका मन इतना स्ट्रांग हो गया है कि इंद्रियां उसकी क्या हो गई है, पीछे पीछे जा रही हैं। जैसे वो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो घोड़ों को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। अपने हाथ में लगाम क्या है ना, तो ये मन उनका लगाम है जो अब पांचों इंद्रियों को क्या कर रहा है, अपने बस में रखा है। तो जैसे वो एक प्रतीक है, वो जो भगवान गीता में जो दिखा रहे हैं, वो गीता में जो ये बड़ा पोस्टर दिखाते हैं आपको कि इंद्र यानी भगवान श्री कृष्ण आगे बैठे हैं, अर्जुन पीछे बैठा है। नहीं तो लोगों को लगा अर्जुन आगे बैठे, भगवान श्री कृष्ण पीछे बैठे, मस्त उनको गाइड करते रहेंगे, ऐसा ऐसा फाइटिंग करो। नहीं, वो आगे बैठे क्योंकि रथ उनके हाथ में, पूरा कंट्रोल क्या है, उनके हाथ में। तो उनकी इंद्रियों के ऊपर उनकी क्या है, विजय। तो इनकी जिनकी विजय हासिल हो चुकी है, वो भौतिक संबंधों से क्या हो जाते हैं, बहुत दूर। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि हम क्या है, इंद्रियों से परे हो गए। पहला विचार। दूसरा, अगर तुम्हें ऐतराज हो, आपत्ति हो कि ये सब मैं कैसे समझ के लूं, तो प्रार्थना करें समझ के न लें। अगर आपको लगता है कि जो भी जैन योगा किताब में लिखा गया है डॉक्टर सैर जी ने, वो कितने देखो नीचे, बिल्कुल खुद को कितना नीचे स्तर पे लेके आते हैं, कहते हैं बाबा कितने हम्बल हैं, कि अगर आपको लगता है कि जो मैंने इस किताब में लिखा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ के न लें, जबरदस्ती उसको इच्छा शक्ति से समझ के न लें। प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें, कि आप शायद समझ में नहीं आया, आगे शायद समझ में आ जाएगा। मैं लगा तो रहूं कम से कम इसकी वजह से कि समझ में नहीं आया इसलिए दूर चला जाऊं, उसका कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं कि समझ में नहीं आया ना, छोड़ो, समझने की कोशिश मत करो, लेकिन प्रार्थना करो कि क्या है, अब शायद समझ में नहीं आए, हो सकता है बार बार पढ़ूंगा तो वो समझ में, जो अभी नहीं आया था, जब मैंने किताब पहले पढ़ा तो बहुत सारी चीजें मेरे ऊपर जाती थी, लेकिन जब पढ़ते गया और उसको जब ट्रांसलेट किया तो कुछ बातें तो अभी भी मैं समझ रहा हूँ, और कुछ अभी भी मेरे को समझ में नहीं आई है, जो आपको मैं समझा नहीं पाया हूँ। लेकिन आगे जाके हो सकता है जब वही पढ़ेंगे ना, तो वो जरूर समझ में आ जाएगी। इसलिए कोई चीज अभी समझ में नहीं आ रही ना, तो खाली क्या करें, प्रार्थना करें, समझ के न लें। तीसरा, व्याख्यानों पर अधिकांश सतत उपस्थिति के द्वारा यह प्राप्त नहीं होता है। आपको लगता है कि हमने जैन योगा का लेक्चर्स हमने सुना ना, सर ने 28 लेक्चर दिए और 28 के 28 लेक्चर हमने क्या किए, अटेंड, प्रैक्टिकल अभ्यास कुछ नहीं किया। तो कह रहे हैं व्याख्यानों पर सतत अधिकांश उपस्थिति जा रहा, यानी आपका 100% क्या है, आपने 100% सब व्याख्यान सुन लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिए, सतत अधिकांश उपस्थिति ज्यादा, यह साध्य नहीं होता है। आपका वो लक्ष्य क्या है, सीसीएस तक जाना। सीसीएस आपको सिर्फ व्याख्यान सुन के साध्य होने वाला नहीं है, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन व्याख्यान नहीं सुनोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि व्याख्यान बेस है, उसको सुन के क्या करना है, साइमल्टेनियसली आपको प्रैक्टिकल अभ्यास शुरू करना पड़ेगा, तभी यह साध्य होगा। जैसे वृक्षों का उगना, निरर्थक जीवन गुजारना जारी रहता है, ऐसे ही अधिकांश आदमी लोग जीते हैं। ये जो जंगली वृक्ष होते हैं, ये बड़े बड़े वृक्षों की बात नहीं कर रहे हैं, ये जंगली वृक्ष देखा ना आपने कि बारिश में कैसे हम लोग तो लगाते हैं जमीन पे क्या चावल की खेती, लेकिन उसके बाद कितने वो उठ के आते हैं ट्विक्स, जिसको हमें अलग करना पड़ता है ना, करना पड़ता है कि नहीं। तो जैसे उनका उगना, निरर्थक जीवन गुजारना, कोई अर्थ नहीं उनका, ऐसे ही उगे और ऐसे ही फेंक देते हैं हम उनको, तो उनका क्या होता है, जीवन क्या होता है, निरर्थक जीवन गुजारना होता है। इसी तरह से अधिकांश आदमी लोग बिना किसी लक्ष्य के अपना जीवन गुजारते हैं। इसका कोई लक्ष्य नहीं है, बस आए हैं ना, मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को, फिर जन्म मिले न मिले दोबारा, एंजॉय करके जाना है ना। आज यहाँ कल वहाँ, पार्टी वार्टी ये वो करेंगे, मस्त करेंगे सारा दिन, या तो पैसा कमाएंगे या तो पैसों को लुटाएंगे पार्टियों में, बस यही काम करना है, तो फिर क्या करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए पहले जैसे वृक्षों का उगना, निरर्थक जीवन गुजारना जारी रहता है, ऐसे ही अधिकांश लोग दुनिया में क्या करते हैं, जीते हैं। आत्मा अपना पूरा सार, पांचवा, आत्मा अपना पूरा सार उसे ही प्रकट करती है जो स्वयं को आत्मा पर लागू करता है। आत्मा अपना पूरा सार उसे ही प्रकट करेगी जो स्वयं को आत्मा पर लागू करेगा। यानी पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि आत्मा जैसी कोई एंटिटी आपके अंदर है और उसके प्रति आपकी श्रद्धा निर्मित होगी। और आत्मा का स्थान क्या है हमारा भाई, मन का चौथा खंड, वही क्या है, आत्मा का स्थान है। तो उसको मान के उसके प्रति हमें श्रद्धा होगी और उस डायरेक्शन में आप जाओगे कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है, वहां तक पहुंचना है, तो आत्मा अपना पूरा सार आपको प्रकट करेगी। लेकिन आप अगर लगे पड़े हो पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ,
तो आत्मा आपकी तरफ कभी आपका सार प्रकट करने वाली नहीं है। आपको अंदर, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको अंदर की यात्रा शुरू करनी है। जो बाहर हम लोग उलझे पड़े हैं ना, उसको रोक के अंदर की यात्रा शुरू करोगे तो आत्मा की अनुभूति आपको अवश्य ही मिलेगी। इस अमूल्य जन्म, छठवां बता रहे हैं, इस अमूल्य जन्म प्राप्त होने पर भी जो इंसान आत्मा की अच्छाई को नहीं समझता वो खुद को नष्ट कर देता है। यानी इतना अमूल्य जन्म मिला है, ये इंसान योनि में हमने जन्म लिया है। अरे जानवरों को तो वो है ही नहीं, उनको दिया ही नहीं गया है, उनको साधारण चेतना दी है भगवान ने, और हमको दी है आत्म चेतना, हमको दी है क्या, कॉस्मिक चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना हमको दी है, वो चांस हमको मिला है। तो इतना अमूल्य जन्म मिला है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, उसके बाद भी अगर आप आत्मा की अच्छाई को नहीं समझ पाते हो, यानी आत्मा को प्राप्त करने की दिशा में आप नहीं जा पाते हो, वो सारे अभ्यास नहीं कर पाते हो, तो फिर आपका जन्म लेना क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। सातवां बता रहे हैं, वो जो खुद को तैयार नहीं करता स्वतंत्र होने के लिए, घनिष्ठ संबंधों के काटने द्वारा खुद के मन को, खुद के मन से ही वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता किसी और से। अपेक्षा मत करो कि कोई गुरु महात्मा आएगा और आपको क्या करेगा, सारे बंधनों से आपको क्या करेगा, सब आपके कष्ट वो अपने सर के ऊपर ले लेगा, तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप क्या लिए, मैंने ले लिए। तो ये अपेक्षा मत करो, आपको ही खुद के मन को मुक्त करना है। ये जो घने संबंध हमने बना के रखे हैं ना, जाल, पूरे संबंधों का जाल है, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, उनको ही सेटिस्फाई करने में सारा दिन हम क्या करते हैं, गुजार देते हैं। तो एक घनिष्ठ संबंधों का जाल जो हमने बिछा के रखा है, खुद के मन को अटका के रखा है, तो ये खुद के मन को ही, उससे खुद के मन के द्वारा ही, यानी मन को इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि आपके ये संबंध, यानी इंद्रियों का संबंध जो है उसको आपको मुक्त करना पड़ेगा, तभी आप मुक्त कर पाओगे खुद को, खुद से, मन से ही, और कोई आदमी आपको आके उससे मुक्त नहीं। ऐसा और लोग इसी तरह से अपेक्षा करके श्रद्धा के साथ जाते हैं सभी गुरु महात्माओं के पास कि हम गुरु महात्मा के पास जाएंगे ना, हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के आएंगे ना, भगवान को हमने चढ़ावा दिया है ना, अब वो हमें मुक्त कर ही देगा ना, तो सारा जिम्मेदारी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर थोप देते हैं, जबकि हमें खुद को खुद मुक्त करना है, कोई मुक्त कर नहीं सकता है। आठवां तो और बहुत बढ़िया है कि मौत अस्तित्व का नियम है, बुद्धिमान उसे जिंदगी कहते हैं, हर एक इंसान को आने वाली है। ये सबको मालूम होने के बाद भी हम लोग अटैचमेंट्स रखते हैं, ये गया वो गया, इसके साथ अटैचमेंट, फिर रो गए। तो अटैचमेंट क्या करना है भाई, इतना समझ के चलो, भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि चोला बदलना है, खाली क्या करना है, मौत, यानी आप मरे नहीं हो, आपकी आत्मा तो जिंदा है ना, वो खाली अपना चोला बदल रही है, एक चोले से दूसरे चोले में जा रही है, तो उसको क्यों बुरा मान रहे हो। और जैन योगा तो यहाँ तक कहती है कि आप कुत्ते और बिल्ली के योनि में भी जन्म नहीं लेने वाले हो, आपका जन्म एक बार मनुष्य योनि में आया, मैंने हमेशा मनुष्य योनि में ही आने वाला है। ये एडवांस जैन योगा का कॉन्सेप्ट है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे कि ये जो हम सोचते हैं कि हम बंदरों से आए हैं ऊपर चढ़ के यहाँ पे, ऐसा नहीं हुआ है। जब इंसान को बनाया गया था तो बहुत ही प्रॉपरली बनाया गया था। इंसान की योनि यानी 84 जन्म भी आप लोगे, 84 लाख जन्म लो ना, तो भी आपको क्या करेंगे, इंसान की योनि में ही जन्म मिलेगा। तो डरो मत, उसमें जाओगे नहीं, नीचे के स्तर में नहीं चले जाओगे, लेकिन फिर भी क्या आदमी सुधरता नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक इंसान के चोले से क्या हो जाएगा, आप दूसरे इंसान के चोले में आ जाओगे। आत्मा तो क्या है, अमर है। बुद्धिमान लोग इसको ही क्या कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। नौवां बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर दुनिया के ज्ञानी पुरुष जो सावधानी से दूसरों के चरित्र में खामियां चुनते हैं, सावधानी से, हम लोग दूसरों के चरित्र में सावधानी, तो बिल्कुल सावधानी, चरित्र, अरे उसके कह रहे उसने ऐसा मिस्टेक किया, दूसरों की मिस्टेक ढूंढने में हम बहुत ही सावधानी दिखाते हैं, और खुद की मिस्टेक कभी ढूंढने में कभी सावधानी नहीं दिखा दें, बिल्कुल असावधान। हमारे में तो मिस्टेक कोई है ही नहीं, हमको दिखती नहीं है, तो हमें कैसे दिखेगी, हमारे बताने वाला दूसरे को दिखेगी ना, तो हमें दिखती नहीं अपनी मिस्टेक। तो जो इंसान ज्ञानी पुरुष, यानी ये खाली ऐसा नहीं कि अज्ञानी लोग करते हैं, ज्ञानी लोग भी यही काम करते हैं कि क्या, दूसरों के सावधानी से चरित्र में क्या करते हैं, खामियां चुनते हैं। लेकिन अगर वे यही कुशलता अपने ऊपर खर्च करें तो कौन उन्हें अज्ञान के बंधन को तोड़ने से रोक सकता है, कौन हमें अज्ञान, ये अज्ञानी है जो हमें दूसरों में खामियां दिखाता है। अगर ज्ञान आ जाए तो हम पहले अपने अंदर खामियां देखना शुरू करेंगे, और जिस दिन आपने अपने अंदर खामियां देखनी शुरू होगी ना, उस दिन आपकी प्रगति शुरू हो जाएगी इस मार्ग पे। तो बस यही देखना है कि हमें दूसरों की खामियां दिखे भी तो बोलना नहीं है, शांत रहो, उसको देखो कि उसमें है ना, उससे ज़्यादा खामियां क्या है, मुझ में है,
और वही बताएंगे, अब अगले चैप्टर में वही बताएंगे, अगर आपको कोई भी बड़ा काम करना है दुनिया में, महान सेवा करनी है ना, तो एक ही सेवा कर सकते हैं, खुद को सुधारो। खुद की कोशिकाएं जो आपकी बिगड़ी हुई है ना, अंदर IESM जो बिगड़ा हुआ है ना, उसको क्या करो, सुधारो। बहुत बड़ा उपकार आप करोगे जगत के ऊपर, इससे बड़ी मानव सेवा हो ही नहीं सकती है कि आपने एक व्यक्ति को सुधारा। इस जन्म में पैदा होने के बाद एक व्यक्ति को आप सुधार पाए और वो है आप, ये बहुत बड़ी मानव सेवा होगी और इसका आपको बरोबर प्रकृति फल देगी। ये क्लियरली बताएंगे, 13वें चैप्टर में आएंगे जब हम बताएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आज से दूसरों की खामियां चुनना बंद करो। आगे 8वां 10वां क्या है, अगर तुम्हें ये लास्ट सुनिए, दो बाकी लास्ट 2 है, फिर हम लोग रुकेंगे यहाँ पे। अगर तुम्हें उस पर गुस्सा आता है, अगर तुम्हें उस पर गुस्सा आता है जो तुम्हारी छोटी सी भी बुराई करता है, हमारी कोई छोटी बुराई तो कर ले, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर गुस्सा कर लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो तुम्हें क्यों नहीं गुस्सा आता है अपनी वासनाओं पर, अपनी लालसाओं पर, जो कि पूरी तरह से अस्तित्व के मुख्य उद्देश्य मुक्ति को नष्ट कर देती है। तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारे बीच में एक ही बाधा है, क्या? अपनी लालसाएं और अपनी वासनाओं को कभी तुमने हटाया नहीं। तुमने क्या किया, खाली दूसरों के ऊपर गुस्सा किया, दूसरों की खामियां देखी और उसके ऊपर लपट पड़े, उसके ऊपर झपट पड़े, उसको गुस्सा किया। लेकिन अपने अंदर कितनी क्रोध आपके अंदर भरा हुआ है उसको हम देखते नहीं हैं और इसलिए हमको खुद के प्रति कुछ गुस्सा आता नहीं है। तो जब अपने अंदर देखोगे तो अपने ही प्रति क्रोधित हो जाओगे और अपने प्रति क्रोधित होना यानी अपने का आत्म सुधार आपने चालू किया, तो आप मुक्ति का रास्ता अपना पाओगे, नहीं तो आपको मुक्ति कभी मिल नहीं सकती। और लास्ट बता रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावे। यानी क्या, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। बस ये सुबह की जो आप अभ्यास उठते हो ना, उठते और सोने के समय ये आपको विचार हमेशा आना चाहिए कि भगवान करके आज का दिन सभी सुखी तो हैं, सभी दुख मुक्त तो हैं। कितना दुख देखते हैं हम लोग, सारा जगह पे देखो तो दुख ही दुख लगा पड़ा है। तो हमें यही प्रार्थना करनी है, जब आप आसन कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तभी यही मैं सोचता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी हों, सभी दुख मुक्त हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, जो मंगलमय घटनाएं आजू बाजू हमारे हो रही है उसकी साक्षी बने और किसी को भी दुख का बागी न बनना पड़े। इस विचार के साथ दिन की शुरुआत करें और इस विचार के साथ ही दिन का अंत करें। अगर अब तक हमने अपनी नींद के घंटों को काटा है, अगर हमने अपनी बदली अपने खाने की आदतें और अगर हमने महारत हासिल किया है 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन में, हम वास्तव में एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। हालांकि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। वो बता रहे हैं कि श्वसन के ऊपर नियंत्रण लाया, खाने के ऊपर नियंत्रण लाया, नींद के ऊपर नियंत्रण लाया, सेक्स के ऊपर नियंत्रण लाया, बहुत रास्ता अभ्यास किया है आपने, यानी बहुत लंबी यात्रा आप तय कर चुके हो। लेकिन अभी भी और बहुत कुछ करना बाकी है। इस तक संतुष्ट मत रखना कि मैंने बहुत किया, अब थोड़ा मैं आराम कर लूं। आराम नहीं है, इस मार्ग पे आराम नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना है। एक बहुत महान अतिरिक्त लाभ जो इकट्ठा होगा वो होगा मूल्यवान समय की बचत, सोने के घंटों के काटने द्वारा, और बहुत कुछ जो अभी भी बचा है करने के लिए वो लाभप्रद रूप से किया जा सकता है इन घंटों में। आपको बताया था कि अगर आप कम सोओगे ना तो आपको बहुत घंटे बचते हैं, और ये जो बचे हुए घंटे हैं उसका अभ्यास, ये सारी प्रक्रियाओं का अभ्यास आप कर सकते हो। यानी नहीं तो बोलोगे वो 11 विचार आपने बताया तो सोचने का समय किधर है, हमारे पास समय ही नहीं। अरे नींद को काटो तो मिलेगा ना समय, आधा घंटा नींद से बचा तो आधा घंटा सोच पाओगे उसके बारे में। इस विचार को गहराई से ले, क्या कैसे प्रकृति की सभी जातियां श्वास लेती है, क्या होती है अलग अलग श्वसनों की लय अलग अलग जातियों में, हर एक प्रकृति की अलग अलग जातियां हैं ना, वो कैसे सांस लेती हैं और उनमें कैसे रिदम होती है, उसके बारे में गंभीरता से सोचें। यहाँ पे वो 12वां अध्याय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, डॉक्टर सहज जी इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं और हम भी आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।